In this video, we will discuss second theorem of welfare economics. This is part 7 of the 7 videos on general equilibrium. Part 1 is related with introduction and general equilibrium of exchange. Part 2 is related with general equilibrium of production and derivation of production possibility curve. Part 3 is related with general equilibrium of production and exchange and Pareto optimality. Part 4 explains marginal conditions for economic efficiency and Pareto optimality. Part 5 discusses perfect competition, economic efficiency, and equity. Part 6 explains first theorem of welfare economics. This is part 7. Here we will discuss second theorem of welfare economics. Second theorem क्या है? It postulates that when ICs are convex to the origin, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो L एक्सिस है y x, यहाँ पर ये जो ICs हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये कन्वेक्स हैं और इस साइड पर है ओरिजिन B का, तो ये वाली जो आईसीज हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये इस साइड कन्वेक्स हैं। तो अगर आईसीज ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स हों, एवरी पॉइंट ऑन द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर एक्सचेंज, ये जो लाइन है दिस इज़ द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर एक्सचेंज। ये लाइन कैसे बनती है, क्या इसका मीनिंग है, ये सारा कुछ हमने जनरल इक्विलिब्रियम के बाकी 6 वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर एक्सचेंज इज़ अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम फॉर सम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसका क्या मीनिंग है लाइन का, और ये जो डायग्राम है ये कैसे ड्रॉ करनी है, ये सारा कुछ हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये डायग्राम जो है ये हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करो ताकि जो डायग्राम की डेरिवेशन है वो आपको डिटेल में पता चल जाए। यहाँ पर हमने 2 एक्सिस बनाने हैं। दिस इज सपोज फॉर इंडिविजुअल ए, ये मान लो ए इंडिविजुअल के लिए है एक्सिस, ये ए का ओरिजिन है, ये ए की एक्स है और ये ए की वाई है। ए कोई इंडिविजुअल है, ए की एक्स कमोडिटी, ए की वाई कमोडिटी, ए का ओरिजिन। अब अगर हम इस डायग्राम को रोटेट कर लें, this is suppose vertical axis for individual B, and this is the horizontal axis for individual B. ये इसका ओरिजिन है B का, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस B की XB, और ये है B की Y एक्सिस। ये कमोडिटीज़ हैं, X कमोडिटी Y कमोडिटी B के लिए, ये X कमोडिटी Y कमोडिटी A के लिए। तो हमने
एजवर्थ बॉक्स डायग्राम बनाने के लिए ये बेस तैयार किया है। अब इसके बीच में इस डायग्राम को परफेक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम कहीं पर भी बना लेते हैं एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। सपोज दिस इज द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब ये कैसे बनती है, ऐसे क्यों बनी, इसके बारे में पूरी डिटेल हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दी हुई है। ब्रीफली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दो इंडिफरेंस कर्व होती हैं ऐसे कन्वेक्स, अपने अपने ओरिजिन की तरफ। जैसे ये इधर कन्वेक्स है, ये इधर कन्वेक्स है, दोनों के टेंजेंट पॉइंट के साथ मिलके ये बनती है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और हमें ये पता है कि एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के किसी भी पॉइंट पर प्रीटो ऑप्टिमैलिटी है, दैट इज एफिशिएंसी है। अगर हम इस कर्व के कहीं इस साइड पर हैं या इस साइड पर हैं तो कंज्यूमर्स को, इंडिविजुअल्स को एक्सचेंज करने में बेनिफिट है। अगर हम इस कर्व के ऊपर हैं फिर एक्सचेंज करने में कोई बेनिफिट नहीं है। अब ये सेकंड थ्योरम हमें क्या बताती है, ये हमारा मेन कंसर्न है। सेकंड थ्योरम की डायग्राम को समझने के लिए, बनाने के लिए, ये लाइन जो हम अब बना रहे हैं ये पहले नहीं हम बना सकते, पहले तो डायग्राम कंप्लीट बनेगी, पर डायग्राम को अच्छी तरह से बनाने के लिए हम ये लाइन पहले ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये लाइन क्या है, अगर आप इंडिफरेंस कर्व की हमारी वीडियोस देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, तो अगर हम डायग्राम बनाएं, एक तरफ एक्स कमोडिटी लगाएं, एक तरफ वाई कमोडिटी लगाएं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होती है प्राइस लाइन, जिसको कहते हैं बजट लाइन। तो ये बजट लाइन बनाई है हमने एक तरह से, एक तरफ एक कमोडिटी है, दूसरी तरफ दूसरी कमोडिटी है, ये लाइन हमने ड्रॉ की है। Now suppose this is the indifference curve for individual A। ये मान लो A की फोर्थ आईसी है, क्योंकि बहुत सारी आईसीज हैं इस जगह पर, कन्वेक्स टू ओरिजिन है। सपोज दिस इज द फोर्थ आईसी, और जो बी इंडिविजुअल है, जब हमने यहाँ पर जो बनाई A4, इसको कट करके, इसको यहीं से कट करके हमने बी की इंडिफरेंस कर्व बनानी है। सपोज दिस वन, दिस इज सपोज B1, ये बी की मान लो फर्स्ट आईसी है। अब ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट के, यहाँ से निकलती है ये लाइन हमारी ब्लू वाली। ये दिखने में थोड़ी सी ब्लू लाइन लेफ्ट को है, पर ये यहीं से निकलती है, मान लो इस क्रॉस में से। इस ब्लू लाइन का जो नाम है, बजट लाइन जो हमने बनाई है, प्राइस लाइन। सपोज दिस इज P1, P1। अब हम क्या कहना चाहते हैं सेकंड थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर हैं तो हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर नहीं हैं, इसका मतलब प्रीटो ऑप्टिमैलिटी नहीं है। तो यहाँ से ये जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ से यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या होगा,
जो बी इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल का ना तो कोई गेन है ना कोई लॉस है, क्योंकि बी इंडिविजुअल यहाँ पर भी B1 पर था, यहाँ पर भी B1 पर ही है। सेम IC मीन्स सेम सेटिस्फेक्शन। बट जो इंडिविजुअल ए है, ए की ये IC है पहले A4, यहाँ पर मान लो ए की और कोई IC है, सपोज A6। तो क्या होगा, अगर के पॉइंट से हम इस पॉइंट पर जाते हैं, इसका मतलब इस एक्सचेंज का जो सारा बेनिफिट है वो ए के पास चला गया, बी सेम पॉइंट पर ही रहा। तो प्रीटो के अकॉर्डिंग हम चाहे इस पॉइंट से यहाँ पर जाएं, चाहे हम इस पॉइंट से यहाँ पर आएं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए तो A4 पर ही है, पर अगर हम बी को देखें, यहाँ पर सपोज दिस इज द IC ऑफ बी, मान लो ये है B3, तो बी जो है वो B1 से B3 पर आ गया। अब प्रीटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग, प्रीटो के अकॉर्डिंग के से हम यहाँ पर जाएं, चाहे हम के से यहाँ पर जाएं, चाहे हम के से कहीं पर भी जाएं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एफिशिएंसी को, ऑप्टिमम एलोकेशन को बताते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन शो करते हैं कि के से हम कहीं पर भी जाएं, इकॉनमी में बेनिफिट है। नो डाउट प्रीटो इज राइट। बट सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम कहती है कि अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर जाते हैं तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है। अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो इनकम इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है। कैसे, जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो बी का तो इनकम लेवल वहीं पर है, बट ए का जो इनकम लेवल है वो A4 से A6 पर चला गया, तो ए और रिच हो गया, बी एज इट इज़ है। अगर हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो बी रिच हो गया, ए की पोजीशन वहीं पर है। इसलिए अगर हम यहाँ से शिफ्ट होकर एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर आना ही है तो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम आएंगे तो ए हायर IC पर चला जाएगा, सपोज A5, और बी जो है बी भी हायर IC पर चला जाएगा, B1 से B2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज का बेनिफिट दोनों को होगा अगर हम के पॉइंट से जे पॉइंट पर जाते हैं। तो ये सेकंड थ्योरम ने बताया है। इसको हम इस साइड पर दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज इसी प्राइस लाइन को हम, इसी स्लोप को हम यहाँ पर कहीं ले आए, सपोज दिस इज P2, कोई और लाइन है ये, दो लाइंस तो नहीं होंगी, या तो P1 होगी या P2 होगी। हमने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ए की जो इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पर वो हमने कट करके बनाएंगे, कहीं पर भी बना सकते हैं। सपोज दिस इज द A1, और जो बी की इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ से क्रॉस बिल्कुल ही इस पॉइंट से निकालना है। पहले हमारा थोड़ा सा इस ब्लू लाइन के पास से नहीं निकला, तो बिल्कुल अगर हम यहाँ से निकालें
दिस इज सपोज B4। अगर मान लो हम इनिशियल R पॉइंट पर हैं, सपोज दिस इज पॉइंट R, तो ये प्रीटो ऑप्टिमेलिटी नहीं है, क्योंकि हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर नहीं हैं, उसके बाहर हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफ, OFF, ऑफ द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो अगर हम यहाँ से ऑन द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व आते हैं, कहीं पर भी आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं या यहाँ पर आ जाएं, तो प्रीटो ऑप्टिमेलिटी है। हम यहाँ से यहाँ पर जब आएंगे तो प्रीटो ऑप्टिमम पॉइंट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्रीटो ऑप्टिमम पॉइंट पर नहीं हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है, ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर ऑप्टिमम एलोकेशन है। हम यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं या बीच में कहीं पर भी आ जाएं, प्रीटो के लिए सेम पॉइंट है। बट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो ए का लेवल वही रहेगा, बी की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बी की IC है वो मान लो है B6। और अगर हम R से यहाँ पर जाते हैं तो B का लेवल तो यही रहेगा B4, और A हायर IC पर चला जाएगा, सपोज A3, तो A का लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी, क्योंकि एक इंडिविजुअल सेम पॉइंट पर है, अगर आप यहाँ पर आते हो दूसरे को बेनिफिट हो गया, अगर यहाँ पर जाते हो तो एक इंडिविजुअल सेम है, दूसरे को बेनिफिट हो गया। तो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें से ऐसे प्राइस लाइन ड्रॉ करें, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं मोर इक्वेटेबल सिचुएशन, जिसमें इनकम इक्वालिटी ज़्यादा है। एफिशिएंसी नो डाउट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एफिशिएंसी प्लस इक्विटी दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो एक A1 से A2 पर चला गया, और जो B है वो B4 से B5 पर चला गया। सपोज दिस इज S पॉइंट, तो ये जो S पॉइंट है ये मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द सेकंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो प्रीटो ऑप्टिमल पॉइंट J भी है, S भी है, बट JS जो है वो ज़्यादा इक्विटेबल हैं कंपैरेटिव टू दिस वन एंड कंपैरेटिव टू दिस वन। This was all about the second theorem of welfare economics. For complete explanation of general equilibrium, must watch all the 7 videos on this topic. ये जो सारा चैप्टर है जनरल इक्विलिब्रियम का, ये कुछ सोर्सेज हैं, रेफरेंसेस हैं, जिनकी हेल्प से ये चैप्टर बनाया है। HL आहूजा की बुक है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बहुत ही पॉपुलर बुक है। केनेथ एरो एंड डेब्रियो का पेपर है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। सेल्वेटर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है। एंड वॉलर्स की बुक है एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। सो और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए आप इन सोर्सेस को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।